mark, but maybe this is not the end. So yeah, without any further ado, over to you, Heads. Hello, I hope my screen is visible and my voice is audible. So today we will be doing थोड़ा mathematical related backtracking. So let's start with first question, permutations. So I think basic question सबको मालूम रहेगा कि मतलब परम्यूटेशंस क्या होते हैं, ये सबको मालूम रहेगा बेसिकली। अगर हम लोग को नम्स करके एक एरे दिया है जिसमें वेरियस नंबर्स है, तो हम लोग को ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट इन दैट एरे, लाइक अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 1 3 2 2 1 3 ऐसे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उनका एक मतलब नेस्टेड लिस्ट बना के रिटर्न करना है, लाइक 0 1 का 0 1 एंड 1 0 एंड खाली 1 का 1। सो ऐसा हम लोग को एक नेस्टेड लिस्ट रिटर्न करना है। दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी कैसे करना है। ओके, सो अभी परम्यूटेशंस पहले एक बार बेसिक बता देता हूँ परम्यूटेशंस क्या रहता है। सो 1 2 3, देन 1 3 2, देन 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 एंड 3 2 1। तो इसके ये छः मतलब ये छः आउटपुट आने चाहिए इसके। सो अभी आई थिंक मैंने कल भी बताया था, लाइक बैक ट्रैकिंग में द थिंग इज कि बेसिक हम लोग को जो लॉजिक सोचना है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। हम लोग नॉर्मल ह्यूमन माइंड कैसे थिंक करता है, हम लोग का लॉजिक सेम वर्क करता है। बट द थिंग इज ये थोड़ा अप्लाई करना टफ रहता है, क्योंकि मतलब रिकर्जन है, तो वो अप्लाई करने में ही थोड़ा मतलब जो भी डिफिकल्टी है वो सम का वो अप्लाई करने में रहता है रादर देन मतलब लॉजिक सोचना। तो हम लोग देखते हैं बेसिक ह्यूमन माइंड से कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सपोज मेरे पास 1 2 3 4 ये एरे आएगा, ये एरे मेरे पास आया है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? तो पहले इज 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है 1 2, एंड अभी मैं 4 और 3 को चेंज कर दूंगा। ओके, 1 2 4 3, एंड नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है? सो बेसिकली मैंने 2 को कांस्टेंट रख के मेरे ये दो कॉम्बिनेशंस आ गए। अब मैं ये 2 को मूव करूंगा। ओके, सो बेसिकली 2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? मैं 3 से रिप्लेस कर सकता हूँ, 3 एंड देन 2 4, देन 1 3 4 2, ये 3 के लिए दो कॉम्बिनेशन, फिर 1 4 2 3, 1 4 3 2। ओके, अभी मैंने ये वाले पोजीशन पे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लिए। सो अभी मेरा ये वाला पोजीशन चेंज होगा। सो इधर मैं अभी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट परम्यूटेशन 2, फिर इधर 1 3 4, फिर 2 1 4 3, फिर मैं 1 को मूव करूंगा 3 1 4, 2 3 4 1, फिर 2 4 1 3 2 4 3 1 एंड गोइंग, मतलब ऐसे ही जाते जाएगा। सो इफ यू आर नोटिसिंग मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ डीएफएस। मैं पहले पूरा डेप्थ में जा रहा हूँ एंड डेप्थ से चेंजेस कर रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं वापस मतलब चेंजेस करते 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 करके फर्स्ट डिजिट पे आऊंगा, तब मैं नेक्स्ट डिजिट लूंगा एंड सेम उसका वापस डेप्थ में जाऊंगा एंड वापस स्टार्टिंग से मतलब क्या हम लोग स्वैप बोल सकते हैं इसको। सो ये बेसिकली ओवरव्यू है। दिस इज आई थिंक ह्यूमन अप्रोच, तो मैं यही बैक ट्रैकिंग में इम्प्लीमेंट करूंगा। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर मुझे एक एरे दिया है 1 2 3 4, तो मैं पहले क्या करूंगा, देखो मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज है अगर मुझे फर्स्ट प्लेस को फिल करना है। दैट इज 1 2 3 4 में फर्स्ट प्लेस पे कोई भी आ सकता है। सो मैं कंसिडर करूंगा फर्स्ट प्लेस पे 1 आएगा, फिर सेकंड प्लेस पे जो सेकंड पोजीशन पे है वो 2, फिर थर्ड प्लेस पे यही 3, फिर 4। ओके, मैं 4 पे चला गया, फिर 4 के बाद कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं वापस आ जाऊंगा। सो अभी मैं 4 पे हूँ, तो मैं 4 से मतलब अभी क्या करूंगा, मैं 4 से वापस 3 पे आ जाऊंगा एंड देखूंगा 3 से और कोई पॉसिबल पाथ है क्या। लाइक 4 से और कोई पॉसिबल पाथ नहीं है क्योंकि वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। 3 के बाद भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एक पाथ पॉसिबल था, लाइक 3 के बाद अभी 4 ही आ सकता था क्योंकि 1 यूज्ड है, 2 यूज्ड है, 3 यूज्ड है, तो कौन सा बचा? 4 बचा। तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरा आ गया, तो मैं 3 से वापस 2 पे गया एंड अभी मैंने 2 पे देखा कि 2 पे कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या। सो मैंने देखा कि 1 2, सो अभी मेरा 1 यूज्ड है, मेरा 2 यूज्ड है, बट मेरे 3 एंड 4 यूज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 3 मेरा ऑलरेडी मतलब हो गया था, तो मैं बेसिकली एक आगे स्किप करूंगा एंड में जाऊंगा अभी 4 पे। तो 1 2 4,
एंड अब मैं देखूंगा कि 4 अभी और कोई पॉसिबल है क्या कॉम्बिनेशन, मतलब अभी वापस में जाऊंगा तो 1 यूज्ड है, 2 यूज्ड है, 4 अभी यूज्ड है, तो बचा कौन, 3। तो 3। फिर मैं इसके आगे देखूंगा। आई थिंक ये कोड करेंगे तो मतलब वो रिकर्जन करेंगे तो और बेटर समझेगा मैं क्या कर रहा हूँ। सो 3 एंड उसके बाद अगेन कुछ भी नहीं है तो हम लोग वापस आएंगे। फिर 3 पे ऑलरेडी सब मतलब यूज्ड ही है तो मैं 4 पे आऊंगा। 4 पे जो एक पाथ था वो यूज्ड है तो मैं वापस 2 पे जाऊंगा। अब 2 से और कोई पॉसिबल पाथ है क्या, तो 2 से और कोई पॉसिबल पाथ नहीं है आई थिंक। एंड मैं वापस 1 पे जाऊंगा एंड फिर 1 से देखूंगा कि और कौन सा पाथ पॉसिबल है। तो 1 2 था अभी कांस्टेंट, तो अभी मैं 1 3 कर दूंगा एंड 1 3 एंड फिर 3 के लिए सारे कॉम्बिनेशंस। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, अगर रिकर्जन देखना है सो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि अगर मेरा ये एरे, तो लेट्स सपोज ये मेरा एरे 1 2 3 4 एंड मुझे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है, तो मैं एक आंस करके लिस्ट बनाते जाऊंगा जिसमें मैं जो नेस्टेड लिस्ट है ना, मतलब जो छोटे छोटे लिस्ट है उनको मैं स्टोर करता जाऊंगा, लाइक 1 2 3 4 1 3 4 2 एंड एक बड़ा सा जो मेरा फाइनल रहेगा उसको मैं रेस बोलूंगा। रेस इज रिजल्ट, रेस कुछ भी बोल सकते हो। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें लाइक जितने भी मेरे पास आंसर आते जाएंगे उन सबको ये रेस में स्टोर करते जाएंगे। सो बेसिकली अब क्या हुआ, जब मैंने बेसिकली शुरू किया, सो मेरा पहला एलिमेंट था 1, तो मैंने 1 को ले लिया। फिर जैसे ही मैंने 1 को लिया लिया मतलब क्या, मैंने आंस में ऐड किया। आंस में मैंने 1 को ऐड किया, ओके। तो मैंने जैसे ही आंस में 1 को ऐड किया तब क्या हुआ, मैं पहुंचा नेक्स्ट एलिमेंट पे। सो मतलब बेसिकली मैं नेक्स्ट रिकर्जन पे गया। अभी मैं क्या करूंगा, वापस स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। क्योंकि देखो अभी तो मुझे पता है कि नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो आगे आने वाला है, लेकिन सपोज मेरा फर्स्ट एलिमेंट 3 रहता तो 3 के पीछे भी ऐसे नंबर्स हो सकते, लाइक 3 1 2 4, तो 3 के बाद 1 आता था। तो मुझे हर बार जब लाइक मैं एक नए रिकर्जन पे आता हूँ मुझे स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा कि मेरे कितने एलिमेंट्स मतलब मैं ले सकता हूँ, लाइक कौन सा एलिमेंट अभी ले सकता हूँ। सो मैं इधर भी स्टार्टिंग से आया। तो स्टार्टिंग में मेरा एलिमेंट था 1, लेकिन अभी मुझे पता है कि मेरा 1 ऑलरेडी यूज्ड है। ये कैसे पता है, हम लोग इसके लिए कुछ तो एक डेटा स्ट्रक्चर या फिर कुछ तो एक वेरिएबल देखेंगे। बट सपोज करो हम लोग के पास एक मैकेनिज्म है जिससे हम लोग को समझ रहा है कि मेरे पास 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मेरे आंस में ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वो 1 को स्किप कर दूंगा, देन आई विल गो टू 2। तो अभी जब मैं 2 पे गया तब मैंने देखा कि 2 ऑलरेडी वो आंस में एग्जिस्ट करता है क्या, तो नहीं 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या कर दूंगा 2 को ऐड कर दूंगा। सो 2 को मैं ऐड कर दूंगा एंड जैसे ही ऐड किया मैं आगे मूव करूंगा। सो आगे इसको ऊपर लिख लो। सो अभी मैं 2 के बाद, सो अगेन 2 के बाद उसके पीछे भी एक एलिमेंट आ सकता है जो हम लोग कॉम्बिनेशन में लेना है। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से चेक करेंगे वापस। सो मैंने देखा मैं पहले 1 पे गया, मतलब नम्स को मैंने पूरा ट्रैवर्स करना है। सो मैं 1 पे गया, मैंने देखा कि 1 ऑलरेडी मेरे मतलब जो ऑलरेडी अभी मैं परम्यूट मतलब अभी जो मैं कॉम्बिनेशन या फिर परम्यूटेशन बना रहा हूँ उसमें एग्जिस्ट करता है क्या, तो हाँ वो 1 उसमें एग्जिस्ट करता है। तो मैं गया नेक्स्ट एलिमेंट पे, नेक्स्ट इज 2, 2 भी एग्जिस्ट करता है। फिर मैं गया नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 3, हाँ तो 3 अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या कर दूंगा 3 को ऐड कर दूंगा, तो इधर 3 आ जाएगा। एंड मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ूंगा, नेक्स्ट इज माई 4। ओके सो मेरा 4 आ गया। तो अगेन सेम होगा, 4 के लिए मैं चेक करूँ, मतलब जैसे ही मैं नेक्स्ट इसमें बढ़ा मैं डायरेक्टली 4 पे नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं पहले वापस से चेक करूंगा 1 है क्या, तो लेकिन 1 मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सेम 2 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 3 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन 4 अभी एग्जिस्ट नहीं करता मेरे आंस में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 4। सो मैंने 4 को भी आंस में ऐड कर दिया एंड मैं फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, मतलब मेरा जो भी आई है ट्रैवर्सल का उसको मैं एक एक करके बढ़ाते जा रहा हूँ। या फिर अभी देखो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, अभी नेक्स्ट के लिए मैंने वापस स्टार्टिंग से चेक किया। बट जब मैं अभी चेक करूंगा तो मेरे सारे जो एलिमेंट्स है वो यूज्ड है, राइट। एंड इसका एक मुझे अर्ली इंडिकेशन किधर से मिल जाएगा, देखो मेरा जो अभी आंस का साइज है ना वो जितना मेरे नम्स का साइज था उतना ही है। सो बेसिकली मुझे कैसे पता चलेगा कि देखो मेरे पास अभी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन रेडी है 1 2 3 4। तो ये मुझे पता कैसे चल सकता है, वन ऑफ द वेज इज अगर मेरा आंस डॉट साइज, अगर मेरा आंस डॉट साइज इक्वल हो गया इसके नम्स डॉट लेंथ से, ये आंस मेरा लिस्ट है एंड नम्स मेरा एरे, इसलिए नम्स डॉट लेंथ आएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया मतलब मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया।
तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में चेक करूंगा हर रिकर्जन के कि मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो मुझे क्या करना है, बेसिकली ये लिस्ट को ना मेरे रेस्ट में डाल देना है। सो अभी मेरे रेस्ट जो है ना उसमें मैं 1 2 3 4 ये ऐड कर दूंगा। एंड जैसे ही मेरा मतलब मैं ये पॉइंट पे पहुंचा, मुझे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एंड फिर मैं क्या करूंगा, बेसिकली उधर से रिटर्न कर दूंगा। सो उधर से मैं वापस आ गया ये 4 पे। ओके, सो अभी देखो, ऐसे समझो कि वो 4 पे एक फॉर लूप चल रहा था। वो फॉर लूप क्या था, पहले मैंने पूरे नम्स को ट्रैवर्स किया था एक एलिमेंट को चेक करने के लिए। तो मैंने पहले 1 पे गया था, तो मैंने देखा 1 अनयूज्ड है, सॉरी 1 यूज्ड है। फिर 2 भी ऑलरेडी यूज्ड है, 3 भी ऑलरेडी यूज्ड है। फिर मैं 4 पे गया था, 4 पे मुझे आया था कि 4 एक अनयूज्ड एलिमेंट है, तो मैंने 4 को ऐड किया था एंड उसका रिकर्जन कॉल किया था। सो अभी क्या होगा, वो रिकर्जन जिधर कॉल हुआ था उधर वो वापस रिटर्न होगा, एंड फिर वो फॉर लूप चलेगा। एंड अब मेरा जो आई या फिर जो भी वेरिएबल है वो इक्वल टू आई थिंक 4 बन जाएगा। ये 3 पे आया रहेगा, इधर मेरा इंडेक्स 3 था, तो अभी मेरा आई 4 बन जाएगा। मतलब बेसिकली वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही फॉर लूप से बाहर आ गया, मुझे वो वापस रिटर्न कर देना है। सो मैं बेसिकली 4 से भी डायरेक्टली रिटर्न चला गया 3 पे। ओके, एंड मुझे जो मेरा वो यूज्ड वाला एरे दिखाऊंगा या फिर हम लोग कैसे यूज करेंगे। आई थिंक कल बताया था मैंने कि हम लोग जब बैक ट्रैकिंग में आगे जा रहे हैं तब हम लोग को पीछे जाते टाइम जो हम लोग ने एलिमेंट्स को ऐड किया था उसको, मतलब जो हम लोग ने चेंजेस किए थे उसको वापस रिवर्स करना है। सो जब मैं 4 से वापस जाऊंगा, मेरा जो आंस है ना उसमें से मैं 4 को रिमूव कर दूंगा। ये सिंपल बैक ट्रैकिंग का एक जनरल रूल है। सो मैंने 4 को वो आंस से हटा दिया। अभी मैं 3 पे गया, तो अभी 3 पे क्या सिचुएशन था देखो। जो मेरा फॉर लूप था उसमें क्या हुआ था, आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज इक्वल टू एन जा रहा था वो। तो उसने क्या देखा था कि 1 मेरा यूज्ड है, 2 मेरा यूज्ड है, 3 मेरा यूज्ड नहीं था, इसलिए उसने 3 के लिए रिकर्जन किया, मतलब 3 के लिए वो रिकर्जन हुआ था। एंड अभी जाके वो 4 मतलब 3 पे वो रिकर्जन वर्क करके 4 पे गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, जो 4 है वो ऑलरेडी यूज्ड है। सो बेसिकली अब ये वापस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, एंड ये वापस चला जाएगा मेरा 2 पे। एंड अब जब ये मेरा 2 पे जाएगा, तब 2 पे क्या सिचुएशन था, 2 पे मेरा जो आई है वो इसको पॉइंट कर रहा था, एंड अभी मेरा आई मेरे 4 को पॉइंट करेगा। तो जैसे ही रिकर्जन से आएगा वो फॉर लूप चलेगा, एंड मेरा 2 से 4 आएगा इधर। एंड जब मैं 3 से रिटर्न गया रहेगा, मैंने ये 3 को भी निकाल दिया रहेगा, एंड जैसे ही इधर एक नया रिकर्जन खुला, तब क्या हुआ, इसमें एक फॉर लूप लगा, एंड इसमें जो फॉर लूप लगा उसमें इधर 4 आया। एंड फिर वो 4 के लिए और एक ये लगा, इसमें मैंने देखा कि मेरा 1 यूज्ड है, 2 यूज्ड है, 3 मेरा अनयूज्ड है, इसलिए मेरा इधर 3 आया। मतलब बेसिकली इधर मेरा 3 आया। अगर ये ऐसे भी नहीं समझ रहा रहेगा तो आई थिंक कोड करेंगे तब समझेगा। बट आई होप समझ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग 1 पे जाते हैं, फिर 2 पे जाते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 4 से वापस आते हैं, देखते हैं कोई अनयूज्ड एलिमेंट है क्या, तो नहीं रहता, मतलब डायरेक्टली फॉर लूप के बाहर निकल जाता है। फिर वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं, एंड जब 2 से मेरा नेक्स्ट फॉर लूप चलता है तब वो डायरेक्टली मुझे 4 पे डायरेक्ट करता है। सो अगर नहीं समझा रहेगा तो अभी मैं कोड दिखाता हूँ उसका, कोड कैसे करेंगे हम लोग। सो डायरेक्टली मैं मेरे रिकर्जन का कोड लिखूंगा। तो मेरा जो प्राइवेट है, देखो मुझे रिटर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है। लाइक ये जो मेरा रिकर्जन रहेगा ये वॉइड रिटर्न करेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इन प्लेस जो मेरा आंस या फिर जो मेरा रेस्ट एरे है उसमें ही चेंजेस कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज, अभी मुझे समझेगा कैसे कि मैंने ऑलरेडी एक यूज किया है। तो दो मतलब दो वेज है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट इज जो हम लोग ने स्टैक में किया था, लाइक हम लोग एक बूलियन एरे बनाएंगे कल जैसे हम लोग ने बनाया था, एंड उसमें रादर देन स्टोरिंग द वैल्यू हम लोग इंडेक्स स्टोर करेंगे जो भी यूज्ड एलिमेंट है उसका। सो बेसिकली मैंने एक बूलियन एरे बना दिया नम्स का लेंथ का, एंड जैसे ही मैं अगर 1 को मैंने यूज किया, मतलब 1 को मैंने मेरे आंस में ऐड किया, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 का जो इंडेक्स है, 1 का इंडेक्स इज 0, तो सेम इंडेक्स पे जो बूलियन का वैल्यू रहेगा उसको, ये सब पहले फॉल्स रहेगा, उससे ट्रू कर दूंगा। दिस इज वन ऑफ द वेज। तो मुझे समझते जाएगा कि जैसे जैसे, तो मैं सिंपली लाइक ओ ऑफ 1 में चेक कर सकता हूँ कि ऑलरेडी मेरे आंस में है कि नहीं, कैसे, उसका बूलियन वाला वैल्यू देख के। एंड जैसे ही उसका बैक ट्रैकिंग हो जाएगा, फिर मैं उसका रिमूव, मतलब जो मेरा, ये इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम आई थिंक यूज्ड रहता है, स्टैंडर्ड नेम इज यूज्ड एरे। तो इसका ये जो यूज्ड है उसका जो भी इंडेक्स है मेरा, उसको मैं फिर जब रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब बैक ट्रैकिंग से वापस आ रहा हूँ, तब मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। ये सारे कल के रेफरेंसेस है, तो अगर कोई मतलब किसी को नहीं समझ रहा रहेगा तो कल का लेक्चर देख लो। सो मैं यूज्ड ऑफ आई को फॉल्स कर दूंगा। सो उससे क्या हो जाएगा, ये ट्रू वापस फॉल्स आ जाएगा जब मेरा आंसर से 1 निकल जाएगा तब। सो
ये वन ऑफ द वेज है। सेकंड वेज जो हम लोग ने कल वर्ड सर्च में किया था, वर्ड सर्च में हम लोग ने क्या किया था, वो वर्ड अगर यूज्ड है तो हम लोग ने हैशटैग किया था उसको, एक टेम्प वेरिएबल में जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको स्टोर किया, फिर उसको हैशटैग बना दिया। सो सेम वी कैन डू हियर। अभी इधर हैशटैग तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये इंटीजर है। सो बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, उसमें कंडीशन है, मतलब उसमें जो डोमेन गिवन था कि जो भी मेरे वैल्यूज रहेंगे वो -10 से 10 तक रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कोई वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे ये -10 से लेके 10 के अलावा, लाइक -11 या फिर 11 या फिर 12, किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। सो आई विल यूज -11 हियर। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं किसी वेरिएबल को आंसर में डालता हूँ, मैं टेम्प में उसका वैल्यू स्टोर कर दूंगा, सो दैट जब रिवर्स करना रहेगा तब मेरे पास वो वैल्यू रहे, एंड तभी मैं उसको -11 कर दूंगा कि जब मेरे बाकी के लाइक वो रिकर्जन में फॉर लूप आएंगे तब मेरे मैच नहीं करेगा, लाइक जो 1 था वो अभी -11 बन गया। सो अगर ये भी नहीं समझा रहेगा, एंड बाय द वे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगा क्योंकि हर रिकर्जन में हम लोग ये टेम्प डिक्लेयर करेंगे। सो अगर लग रहा है जो बूलियन आ रहा है मेरा वो ओ ऑफ एन है, एंड ये जो मेरा टेम्प वाला सोल्यूशन है वो ओ ऑफ वन है, तो वैसा नहीं है। हर रिकर्जन का जो टेम्प वाला वेरिएबल रहेगा वो लाइक अलग से काउंट होगा। सो लाइक अगर मेरा ये एक रिकर्जन, मतलब ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें एक टेम्प है, एंड फिर जाके इसमें भी एक टेम्प है, तो ये दो अलग अलग लाइक दो अलग अलग टेम्प वेरिएबल्स है, इनका स्कोप अलग अलग है। इसका स्कोप खाली इसके लिए है एंड इसका स्कोप खाली इसके लिए। तो अगर हम लोग एन रिकर्जन परफॉर्म करें तो एन टेम्प्स भी फॉर्म हो रहा है, तो काइंड ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही बन रहा है बाद में। तो यू कैन यूज बोथ बूलियन एरे एज वेल एज टेम्प। मैंने दोनों में सॉल्यूशन, मतलब मैं दोनों में सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सो अभी टेम्प यूज करते हैं। सो प्राइवेट वर्ड, मेरा फंक्शन का नेम रिकर मैं लिख देता हूँ, एंड इस पे अभी मुझे क्या पास करना है, देखो फर्स्ट इज मेरा नम्स, सेकेंड में लेंथ पास करूंगा नम्स का, बेसिकली एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ मेन फंक्शन में कर दूंगा, एंड जब कॉल करूंगा तब ये एन को पास कर दूंगा। थर्ड इज ना, मैं मेरा आंस पास करूंगा क्योंकि मुझे हर इसमें आंस को भी चेंज करते जाना है, मैं ये आंस को पास करूंगा। ओके, ये तीन मैंने पास किए। अब मुझे पहले क्या करना है, पहले मेरा वो इफ वाला कंडीशन कि इफ जो मेरा एच केस था, मेरा जो आंस डॉट साइज है वो इक्वल आ गया है मेरे एन के नम्स डॉट साइज से, तो सिंपल है। पहले तो जो रेस है उसमें रेस डॉट ऐड आंस, राइट, बट इसका थोड़ा लाइक जावा का सिंटैक्स का प्रॉब्लम है, मतलब ये बेसिकली कुछ पॉइंट करता है, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं न्यू एरे लिस्ट आंस। सो क्या होता है, इससे कॉपी बन जाता है जो मेरे आंस है उसका, एंड फिर वो ऐड होता है। सो आई होप ये लाइक कॉन्सेप्ट है ये जावा का, ये मालूम रहेगा, नहीं रहेगा तो अभी समझ लो। एंड इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। ये कौन सा वाला केस है, ये बेसिकली ये वाला केस था, इसमें ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा एंड वापस चला जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अभी हम लोग का नॉर्मल नॉर्मल केस क्या था, मुझे हर हर रिकर्जन में एक फॉर लूप लगाना है। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू एन, ये आई मेरा आई से लेके एन तक जाएगा, एंड इसको क्या करना है, इसको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। सो ये कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, तो बेसिकली मैं, देखो जो नंबर्स यूज हुआ है उनको मैंने -11 कर दिया। सो इफ मेरा जो नम्स ऑफ आई है वो इक्वल है -11 के, तो क्या कर दो, तो कंटिन्यू कर दो, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो -11 नहीं है तो क्या करो, तो मुझे वो नंबर यूज करना है। तो नंबर यूज करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, आंस डॉट ऐड वो नंबर, तो मैंने आंसर में वो नंबर ऐड कर दिया, नम्स ऑफ आई। सेकेंड थिंग इज, मुझे अभी उसको चेंज करके -11 बना देना है। सो आई नो कि मैंने ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है। सो मैं क्या कर दूंगा, एक टेम्प वेरिएबल बनाऊंगा int टेम्प, उसमें ये ओरिजिनल वैल्यू स्टोर कर दूंगा इसका, एंड अब मैं क्या कर दूंगा, ये जो नम्स ऑफ आया उसको -11 कर दूंगा, एंड आई विल मूव टू नेक्स्ट रिकर्जन, मतलब नेक्स्ट फंक्शन आगे देखूंगा मैं। एंड इधर सेम ही हम लोग को तीन वेरिएबल्स देने हैं, नम्स एंड आंस, नम्स एंड आंस। ओके, सो ये चला गया लाइक वन वन से, फिर नेक्स्ट रिकर्जन पे आया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया इफ वाला, ये फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई इज इक्वल टू एन, जब मैंने 1 पे किया था तब मैंने 1 को चेंज करके -11 बना दिया था। तो इफ मेरा नम्स ऑफ आई आई इज इक्वल टू 0 पे नम्स ऑफ आई मेरा -11 है, तो ये कंटिन्यू करके स्किप कर देगा। फिर मेरा आई इज इक्वल टू 1 बनेगा, आई इज इक्वल टू 1 मेरा 2 है, -11 नहीं है,
तो मेरा आंस डॉट ऐड नम्स ऑफ आई होगा, मतलब मेरे आंस में अभी 1,2 है, मतलब 2 ऐड हो जाएगा। फिर मैं मुझे क्या करना है, वो 2 को मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे अभी एक इंडिकेटर चाहिए कि ये 2 ऑलरेडी यूज्ड है, तो मैं उसको -11 में चेंज कर दूंगा। सो इसलिए वो टेम्प वाला ऑपरेशन, कि आई एन टी टेम्प इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, मैंने क्या लिखा है, आई एन टी टेम्प इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू -11। एंड फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब नेक्स्ट फंक्शन पे। अभी नेक्स्ट फंक्शन में वापस मुझे स्टार्टिंग से चेक करना है, 1 -11 है, 2 मतलब 0 इंडेक्स -11 है, 1 इंडेक्स -11 है। अभी जो मेरा थर्ड इंडेक्स है वो मेरा आएगा आई थिंक 2 या फिर 3, सॉरी 0 इंडेक्स -11 है, फर्स्ट इंडेक्स -11 है, एंड जो सेकंड इंडेक्स पे है वो है मेरा 3। तो अभी मुझे 3 को ऐड करना है, ऐसे करते जाएगा। एंड ऐसे जब वो लास्ट में जाएगा तब वो वापस आएगा, जब वापस आएगा तब मुझे क्या मेक श्योर करना है कि मैं वापस उसको पहले तो आंस से रिमूव कर दूं। सो बेसिकली क्या होगा, 1 2 3 4 ये हुआ मेरा, फिर मेरा मैंने इसको आंस में ऐड कर दिया। फिर जब वो वापस 4 पे आया तब मुझे अभी रिमूव करना है, 4 को मैंने कर दिया। फिर वो वापस 3 पे आया तो मुझे रिमूव कर देना है 3 को, वो भी मैंने किया। एंड अभी 2 पे आया, तो और एक पाथ पॉसिबल है क्या, हाँ 4, तो मुझे फिर वापस 4 को ऐड करते जाना है। तो मुझे ये वाला ऑपरेशन इधर परफॉर्म करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, इधर वापस लाइक बैक ट्रैकिंग के बाद जैसे पहले था वैसे ही। सो पहले क्या था, पहले तो मेरा आंस डॉट ऐड, सॉरी आंस डॉट रिमूव। अभी जो हम लोग एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर टाइम, लाइक ऑलमोस्ट नहीं, हर टाइम लास्ट वाला एलिमेंट ही होगा। देखो 1 2 3 तो मैं जैसे जैसे रिमूव करते जा रहा हूँ वो एरे का लास्ट एलिमेंट ही है, तो मैं सिंपली वही लास्ट एलिमेंट, सो मेरा आंस डॉट साइज -1 वाला एलिमेंट, वही लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करूंगा हर टाइम। एंड जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया, अभी मुझे वो नम्स, मतलब बेसिकली वो नम्स का वैल्यू -11 से करके जो पहले वैल्यू था वही करना है। तो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू, उसका मैंने वैल्यू टेम्प में स्टोर किया था 10। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यही था मेरा रिकर्जन का कोड। एंड मेरा जो बेसिक कोड बनेगा, जो पब्लिक मतलब मेन कोड है, वो कैसे बनेगा, पब्लिक इधर लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है, पर भी जाएगा पब्लिक इधर लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है मुझे टोटल। एंड मैं ऊपर क्या डिक्लेयर करूंगा, ऊपर मैं लिस्ट आंस डिक्लेयर करूंगा, राइट। एंड अभी मुझे इधर एक नम्स दिया रहेगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं नम्स का लेंथ निकालूंगा एंड उसको एन में स्टोर करूंगा, आई एन टी एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ओके, एंड देन मैं मेरे रिकर्जन को आई थिंक कॉल कर सकता हूँ, रिकर, एंड इसमें आई विल पास नम्स एन एंड आंस। एंड लास्ट में जब मेरे पास फाइनल रिकर्जन आ जाएगा तब मेरे पास जो रेस है उसमें पूरा परम्यूटेशन स्टोर्ड रहेगा, तो आई विल रिटर्न रेस। आई होप ये क्लियर है, बट मुझे भी एक बार चेक करने तो कुछ सीधे मिस्टेक्स हुआ रहेगा तो 19 थिंक बराबर है, यस बराबर है। हाँ सॉरी, इधर भी, इधर आंस के साथ मुझे एक रेस भी ऑब्वियसली डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट रेस। एंड क्योंकि मुझे इसको ही बाद में रिटर्न करना है एंड ये ग्लोबली यूज करना है, इसलिए मैं एक्चुअली इसमें मैं क्या कर सकता था कि मैं आंस को इधर पास कर ही रहा हूँ, तो मैं इधर डिक्लेयर ना करके इसको ऐसे भी कर सकता था कि इधर ही मैंने लिस्ट रेस एंड आंस दोनों को डिक्लेयर कर दिया। ये जो रेस रहेगा वो नेस्टेड लिस्ट रहेगा, आंस मेरा नॉर्मल लिस्ट रहेगा, एंड हर बार मैं आंसर और रेस को पास कर रहा हूँ। ऐसे भी कर सकता था, दोनों वेज है, जिसको जैसे करना है वैसे कर सकता है। आई होप क्लियर है सबको। ये थोड़ा सा टफ नहीं, बट एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एंड थोड़ा रिकर्जन है, इसलिए मे बी कंफ्यूजन आ सकता है। स्टिल आई होप क्लियर है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, आई विल शो यू द लीड कोड सॉल्यूशन। आई होप कुछ डाउट नहीं है। सो शो द सॉल्यूशन। हाँ, ये मेरा मेन सॉल्यूशन है। दिस इज वो टेम्प वाला सॉल्यूशन। सो इसमें देखो मैंने एक रेस्ट डिक्लेयर कर दिया, एक आंस, देखो अभी मैंने आंस एक्चुअली ग्लोबली डिक्लेयर किया, तो मुझे हर बार इसमें सेंड करने की जरूरत है नहीं, मैंने स्टिल सेंड कर दिया है। सो अगर मैं ये बेसिकली इधर डिक्लेयर कर देता तो भी चलता था, ग्लोबली नहीं डिक्लेयर करता तो भी चलता था। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन ये मेरा मेन पब्लिक फंक्शन जो लीड कोड ने दिया था, उसमें मैंने लेंथ निकाला नम्स का,
एंड उसमें मैंने एक रिकर्जन को कॉल किया। तो रिकर्जन, ये मेरा रिकर्जन वाला फंक्शन, तो पहले मैंने वो एच केस चेक किया कि मेरे आंस का साइज एन से इक्वल है, तो रेस्ट डॉट ऐड कर दो वो आंस को, मतलब मेरे पास एक पॉसिबल परम्यूटेशन आ गया। एंड फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, ये मेरा वो हर बार का चेक। तो इसमें पहले मैंने देखा कि जितने भी -11 है वो ऑलरेडी वो आंस में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें कंटिन्यू कर दो। सेकेंड इसकी मेरा जो भी टेम्प है उसमें मेरे नम्स ऑफ आई को स्टोर कर दो, फिर आंस में ऐड करो वो नम्स ऑफ आई, फिर उसको बेसिकली -11 बना दो सो दैट वी नो इट इज ऑलरेडी विजिटेड या फिर इट इज ऑलरेडी इन माई आंसर। फिर रिकर्जन को वापस कॉल करो, एंड जब ये सब करके वो बैक ट्रैक कर रहा रहेगा तब मेरा जैसे पहले था वैसे ही वापस कर दो, nums of I is equal to temp and ans dot remove ans dot size -1। तो ये मेरा रिकर्जन जब लास्ट में वापस इधर रिटर्न करेगा ये पॉइंट पे, तब मेरे रेस्ट में सॉरी ये पॉइंट पे रिटर्न करेगा, ये वाले पॉइंट, हाँ ये वाले पॉइंट पे रिटर्न करेगा, तब मेरे रेस्ट में ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल परम्यूटेशन स्टोर्ड रहेंगे एंड आई विल बेसिकली रिटर्न रेस्ट। सो दिस इज ये टेम्प वाला सॉल्यूशन। आई थिंक मेरे पास दिस इज माय बूलियन एरे वाला सॉल्यूशन, ये भी देख लेते हैं। ओके, सो बूलियन एरे वाले सॉल्यूशन में एक बूलियन एरे बना दिया यूज, एंड जैसे ही मुझे मेरे नम्स का लेंथ मिल गया मैंने उसको वो बूलियन एरे को एन लेंथ का डिक्लेयर कर दिया। एंड अब मैंने क्या किया, मैं बस वो टेम्प में स्टोर करता था, उसकी जगह पे मैंने क्या किया, यूज्ड ऑफ आई, मतलब इधर देखो यूज्ड ऑफ आई, अगर मैंने वो आंस में ऐड करने वाला हूँ तो मैंने उसका वो इंडेक्स पे जो यूज्ड ऑफ आई है उसको मैंने फॉल्स से ट्रू कर दिया, बस इतना ही। एंड जो मेरा वो उधर -11 वाला कंडीशन था स्किपिंग का, अभी इधर मैंने यूज्ड ऑफ आई, सो अगर ये ट्रू रहेगा तो ये ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेगा, सो मेरा इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये कंटिन्यू करेगा। एंड लास्ट में इधर मैं -11 से वापस वो टेम्प से ये कर देता था, तो इधर मुझे बस यूज्ड ऑफ आई को फॉल्स करना है एंड आंसर डॉट रिमूव सेम। तो ये दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है, ये भी समझा रहेगा। बट द थिंग इज ना कि इसमें ये जो सोल्यूशन है दिस इज ये 1 ms, सो इट्स से बेटर सोल्यूशन एक एग्जिस्ट करता है। बट द थिंग विद बेटर सोल्यूशन इज, बेटर सोल्यूशन में क्या किया है वो लोगों ने, जो नम्स आया है ना, तो नम्स में ही उन्होंने ऑन द स्पॉट लाइक इन प्लेस चेंजेस किए, लाइक इन प्लेस ही स्वैप किया, लाइक 1 2 3 4 है तो ये एक मेरा आंसर, फिर उन्होंने उधर ही 3 और 4 को स्वैप कर दिया है तो वो एक मेरा आंसर। तो आप लोग ये वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हो, बट इससे प्रॉब्लम है इसकी, आप लोग जो गिवन एरे है इनपुट एरे उसको चेंज कर रहे हो, सो वो लाइक एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है फॉर दिस। सो बट अगर ये सॉल्यूशन मतलब यू कैन ट्राई दिस सॉल्यूशन ऑन योर ओन, तो ऑब्वियसली इन प्लेस है तो वो कम इसमें दे देगा, मतलब कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसका। सो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। एंड वन मोर थिंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई होप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मुझे एक्सप्लेन करना रहेगा, सो ऑब्वियसली परम्यूटेशंस तो एन एन फैक्टोरियल रहता है, बट अगर मुझे देखो मुझे हर एक पॉसिबल परम्यूटेशन फाइंड करना था तो मैं एक पूरा फॉर लूप लगाता था, हर एक मतलब हर एक एलिमेंट को सर्च करने से पहले एक फॉर लूप लगता था। सो बेसिकली वो परम्यूटेशन तो एन एन फैक्टोरियल हो रहा है, लेकिन उसमें हर एक एलिमेंट के लिए मुझे ओ ऑफ एन टाइम लगता है क्योंकि मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। सो बेसिकली जो मेरा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो ओ ऑफ एन इंटू एन फैक्टोरियल आएगा। आई होप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियर है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन है तो ओ ऑफ एच ओ ऑफ एन जो भी बोलते हैं। दिस इज क्लियर, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो। ओके, ठीक है देन, जिष्णु ओवर टू यू। ओके, हाँ होप नीले के सामने कोई डाउट नहीं होगा। होगा तो भी मेरा सम इज ऑल्सो प्रीटी मच सिमिलर टू नीले का सम, ताकि आपका रिकर्जन वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो माय सम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन सम। इसके 3 वेरिएंट्स हैं। कॉम्बिनेशन सम मैं 1 सिखाता हूँ, उसके बाद आप कर करके और ट्राई आउट कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो ओके, सो दिस इज अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम। इतना टफ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, यहाँ पे आपको दिया होगा कि मेरे को एक सम है 7। अभी मेरे को ये सम जो है 7 फॉर्म करना, ये नंबर यूज करके। और यहाँ पे मैं 2 ऐसा कि ये जो 2 है ना, इसको मैं 3 4 बार भी यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं ये सम बना सकता हूँ 2, 2, 3। अभी इसका सम लेगा तो 2 + 2 + 3 बेसिकली 7। सो मेरे को हर एक पॉसिबल वेज ऑफ फॉर्मिंग 7 चाहिए। बस ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 2, 2, 3 बना दिया, अभी मैं 2, 3, 2 ऐसा कुछ वापस ना बनाऊं।
मतलब मैंने अगर एक कॉम्बिनेशन उसका बना दिया तो मेरे को वो यूज करके वापस, मतलब अगर मैंने ऑलरेडी ये टू को 2 बार यूज करके थ्री को एक बार यूज किया, फिर मैं वापस ये वाला कॉम्बिनेशन बना के कोई सेंस बनता है नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा ऑलरेडी ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बन गया जहाँ पे मैंने ये टू को 2 बार यूज किया और ये थ्री को एक बार यूज किया। सो वो वाला कॉम्बिनेशन बना के कोई सेंस बनता है नहीं कि मैं ये देखूंगा कि अगर मैं ये टू को 2 बार यूज किया, ये थ्री को एक बार यूज किया, ऐसा यूज करके मैं 2-3 कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, मैं सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। मतलब इसका बेसिक आंसर क्या होगा, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बस ऐसे कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होने चाहिए, बट मैं नंबर्स को रिपीट कर सकता हूँ, मैं ये टू को 10 बार कॉल कर सकता हूँ। सो अगर 20 ऐसा 20 वगैरह सम होता, ये टू को मैं 10 बार सॉल्व करके, आई मीन कॉल करके सम बना सकता हूँ। अभी यहाँ पे आपका सम 7 है। सो व्हाट ऑल आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बेसिकली 2,2,3 और 7, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। अभी ऐसे दिस आर टू टू ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऐसे और भी होते तो आपको ऐसे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिटर्न करना। सो अभी एक बेसिक लॉजिक क्या बनता है कि मैं कॉम्बिनेशन बना कैसे रहा हूं, मैं इनका एक कॉम्बिनेशन बना कैसे रहा हूं, लाइक ये पूरे एरे में से मेरे को किसका कॉम्बिनेशन बनाना है। अभी देखो ये लॉजिकली देखा जाए ये सब तो बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं टू को 2 बार यूज करके थ्री को एक बार यूज करूंगा तो मेरा 7 बन गया। उसके बाद क्या मैं टू को 2 बार यूज करके थ्री को यूज कर 6 को यूज कर सकता हूँ 7 को, मतलब आप लॉजिकली सोच पा रहे हो। बट देखो ये जो बैकट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे लॉजिकली सोचना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, यहाँ पे ये डिफिकल्ट होता है कि आप ये रिकर्जन के केसेस कैसे सोचते हो, मतलब रिकर्जन लिखते कैसे हो। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट बैकट्रैकिंग वगैरह। आप एक बार इसको मास्टर कर लिए कि रिकर्जन कैसे लिखना है, बैकट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली बहुत सिंपल हो जाएंगे। बैकट्रैकिंग प्रॉब्लम्स आर बेसिकली आप हर एक हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को अंदर चेक करते रहते हो, आप बस थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन लगाते हो, ये मैं अभी बाद में समझाता हूँ। बट अदर देन दैट आपको हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करना होता है बैक ट्रैकिंग में। सो अगर आप समझ गए कि मेरे को हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे देखना है, तो आप मोस्टली बैक ट्रैकिंग में मास्टर कर चुके हो। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखना कैसा है। अभी हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने का मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना कि मैंने ये दो को 2 टाइम्स यूज किया, ये तीन को एक बार यूज किया, ये 6 को यूज नहीं किया, ये 7 को यूज नहीं किया। तो कॉम्बिनेशंस बनते कैसे, मैं अभी ये नोड पे खड़ा हूं, मेरे पास दो चॉइस है, मेरे पास दो चॉइस है कि या तो मैं दो को यूज करूंगा या तो मैं दो को नहीं यूज करूंगा। क्या कोई तीसरा चॉइस बनता है कि मैं दो को आधा यूज करूंगा आधा नहीं? नहीं, सिर्फ दो ही चॉइस है कि या तो मैं दो को यूज करूंगा या तो मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी। सो इसका यूजुअली जो भी आपको सबसेट्स बनाओ सब सीक्वेंस बनाओ, सब में ऑलमोस्ट सब में सेम ही लॉजिक लगता है। सो दैट इज, मेरे को एरे दिया, सो लेट्स सी दिमाग में कैसे, दिस बेसिकली आप दिमाग में कैसे फॉर्म कर रहे हो। तो मैं पहले लॉजिकली बताता हूँ आप कैसे फॉर्म कर रहे हो। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, इसका सोल्यूशन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक ट्रैकिंग के बहुत से प्रॉब्लम्स ये यूज करते हैं। सो आपको हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है। अभी रिपीटिंग वगैरह का सोचो मत, आपको हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो या तो मैं ये दो को इंक्लूड करूंगा या तो नहीं करूंगा, मतलब मेरा एक कॉम्बिनेशन बन गया दो को इंक्लूड करके, एक कॉम्बिनेशन बन गया दो को ना इंक्लूड करके। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनेगा मैं तीन को भी इंक्लूड करूंगा, और एक कॉम्बिनेशन बनेगा मैं तीन को इंक्लूड नहीं करूंगा। मतलब हर एक स्टेप में मैं डिसीजन लूंगा, क्या डिसीजन लूंगा कि उसको इंक्लूड करना है या उसको नहीं करना है। सो देर आर ओनली टू पॉसिबल, यहाँ पे भी सेम, ये बेसिकली तीन का लेवल है, यहाँ पे एक पॉसिबल आउटकम इस तीन को इंक्लूड करूंगा, एक आउटकम इस तीन को इंक्लूड नहीं करूंगा। अभी ऑफकोर्स ये इंक्लूड करते करते मेरे को सम का भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि दिस सम इज बेसिकली आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन निकालना है जिसका सम सम्स अप टू 7। तो आपको यहाँ पे सम का ट्रैक रखना पड़ेगा, बट सम का ट्रैक रखना इतना टफ नहीं है। सबसे टफ क्या है कि बेसिकली मैं कॉम्बिनेशन जनरेट कैसे कर रहा हूँ, और ये रिकर्जन के थ्रू। अभी आपको ये वाला लाइन ऑफ कोड, ये वाला लॉजिक समझा होगा कि आपके पास दो डिसीजन है, या तो इंक्लूड करना है या तो नहीं करना है। ये समझ गया होगा तो आपको कोड थोड़ा बहुत विजुअलाइज हो रहा होगा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। आप हर एक लेवल पे जा रहे हो, हर एक एलिमेंट पे जा रहे हो, और आप दो चॉइसेस रख रहे हो, या तो मेरे को टू को एरे में डालना है, ये एक एरे लिस्ट है, वो एरे लिस्ट में या तो मेरे को टू को डालना है या तो मेरे को टू को एरे लिस्ट में डालना है नहीं। सेम ऐसे परम्यूटेशन के प्रॉब्लम में भी आप ऐसे ही सोचते हो
आप बाद में सबसीक्वेंस का प्रॉब्लम आएगा, आप ऐसे ही सोचोगे कि मेरे को इसको इंक्लूड करना है, नहीं तो नहीं करना। उसके बाद एक और इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो पूरा लेफ्ट का ट्री है, यहाँ पे तो आप सब इंक्लूड करते चलोगे। यहाँ पे 2,3,6, 6 को इंक्लूड करना और 6 को इंक्लूड नहीं करना। फिर यहाँ पे 6 को इंक्लूड करना है, 6 को इंक्लूड नहीं करना। तो दिस इज बेसिकली आप लॉजिकली कैसे जनरेट कर रहे हो। अब इसको कोड के फॉर्म में कैसे लिखोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं कोड के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अभी लेट से मैं कोड के फॉर्म में अभी आपको ये समझा कि मैं हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बना रहा हूँ। या तो वो नंबर को इंक्लूड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अभी आप ये ट्री ये आगे तक करते गए ना, आप हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को इंक्लूड करोगे। कैसे, मैं वो भी अभी पूरा लिखा के देता हूँ। 6 जो राइट मोस्ट ट्री है वो किसी को इंक्लूड नहीं करेगा, और ये लेफ्ट मोस्ट ट्री है वो सबको इंक्लूड करते रहेगा। मतलब ये लेफ्ट मोस्ट ब्रांच, सॉरी ट्री भी नहीं बोलता उसको। तो अब ये 2 इसको मैं 7 को इंक्लूड करवा सकता हूँ, या तो मैं 7 को इंक्लूड नहीं करवा सकता हूँ। इधर मैं सेम 7 को इंक्लूड करवा सकता हूँ, या तो 7 को नहीं इंक्लूड करवा सकता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जनरेट कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे हर एक मतलब एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जनरेट कर चुका हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं जो छूटेगा आपके हाथ से। यहाँ पे 2,6 में या तो मैं 7 को इंक्लूड करूंगा, 2, सॉरी हाँ, या तो मैं 7 को इंक्लूड करूंगा, मतलब 2,6,7, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उसका मतलब 2,6। अभी आप ये रिकर्जन का कॉल्स भी देखोगे ना, आपको समझिए कि रिपीटेशंस कभी फॉर्म हो रहा है, रिपीटेशंस कभी फॉर्म हो रहा है। आप ध्यान से देखो, आपका ये रिपीटेशंस कभी फॉर्म हो रहा है। जब भी आप एक नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे, तभी आपका ये 2,3, 2,3, 2, 2, खाली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट। तो आपको क्या करना है, ये भी मैं समझाता हूँ कोड के थ्रू। मतलब आपका एक पार्ट ये सॉल्व हो जाएगा कि आपको रिपीटेशंस कैसे एक्सक्लूड करना है। रिपीटेशंस देखो, मैं कभी कभी एक्सक्लूड कर रहा था। जब भी मैं वो नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहा था, तभी मेरे को समझ रहा था कि वही सेम एरे लिस्ट बनने वाला है। तो अगले फंक्शन को मैं अगर नहीं इंक्लूड करके बनाऊ ना, तो वो सेम एरे लिस्ट ऐड होगा। मतलब बेसिकली क्या, यहाँ पे मैंने बताया मेरे को रिपीटेशन से इंक्लूड नहीं करना। अगर एक 2,2,3 मैंने बना लिया, वापस मेरे को एक 2,2,3 नहीं बनाना है। तो वापस एक 2,2,3 नहीं बनाना, उसका एक लॉजिक होगा कि मैं जब भी एक एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करूंगा ना, तभी मैं उसको यू नो आपको मैं कोड के फॉर्म में समझाता हूँ। मतलब ये वाली ब्रांचेस को ना मैं काइंड ऑफ इग्नोर करूंगा, ये वाले ब्रांचेस को मैं काइंड ऑफ इग्नोर ही कर दूंगा। इग्नोर मतलब ऐसे नहीं कि कंप्लीटली इग्नोर करूंगा, लॉजिकली मतलब इसके लिए मैं अलग से एक फंक्शन कॉल नहीं बनाऊंगा। बेसिकली सॉल्व करूंगा इसको भी, बट कैसे करूंगा ये मैं समझाता हूँ आपको आगे। ओके, तो आपका यहाँ पे 2,6 ऐसे हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट होगा ट्री के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारे नोड्स आएंगे, सबको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो आपका बेसिक लॉजिक क्या होगा, मिलेंगे पिछले सम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ट्री के थ्रू, आप रिकर्जन के थ्रू ट्रेवल्स कर रहे हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ढूंढना है कि मेरे को रुकना कभी है। नहीं तो आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। रिकर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट, बैक ट्रैकिंग में या रिकर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रुकना कभी है। यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन है कि मेरा सम 7 है। मेरे को क्या फाइंड करना है कि ये जो एरे लिस्ट का जो सम होगा, वो जब भी 7 के इक्वल होगा तभी तो रुकना ही है मेरे को। और जब भी 7 से ज्यादा होगा तभी भी तो रुकना है मेरे को। अभी लेट से मेरा कोई सम बन गया, जैसे कि 2,3,6, ऐसा कोई सम बन गया जो 7 से ज्यादा है। क्या मेरे को ये रूट में और ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत है, क्या मेरे को ये रूट में और ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत है? नहीं, राइट, मेरे को ये रूट में और ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए मैं वापस रिटर्न करूंगा। अभी ये रूट में ऑफकोर्स आगे जाके अगर कोई नेगेटिव्स वगैरह बनता ना, तो मेरे को स्टॉप करना पड़ता। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरा ऐसा कुछ सम बन रहा है, मतलब जो 7 से ज्यादा बन रहा है, जो मेरे करंट जो भी सम है उससे ज्यादा कुछ ऐसा सम बन रहा है। अभी ये सम क्या है, 2+5, 11, 11 इज ग्रेटर देन 7। क्या मेरे को आगे देखना है? नहीं देखना है मेरे को आगे। अनलेस अगर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन सम 1 का स्पेशलाइजेशन क्या है कि उसमें ये दिया है कि वो कॉम्बिनेशन का सम, मतलब वो जो नंबर्स है ना, ये जो एरे में सम्स है, नंबर्स है, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये एक बेसिक लॉजिक समझ गया कि अगर 2,3,6 7 से ज्यादा है, तो 2,3,6,7 भी 7 से ज्यादा होगा, या उसके बाद कोई भी नंबर जो जनरेट होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो मेरे को रुकना कभी कभी है, मेरे को रुकना तभी है
या तो मैं जब भी मेरा टोटल जो सम है वो 7 हो जाए, नहीं तो मेरे को कभी रुकना है, नहीं तो मेरे को तभी रुकना है जब मेरा टोटल जो सम है वो 7 से ज्यादा हो जाए। सो देर आर टू पॉसिबल केसेस जहाँ पे आपको रुकना है, जहाँ पे आपको और आगे ट्रेवल्स नहीं करना। आई होप आपको ये वाला बेस केस भी क्लियर है। तो दिस वुड बी माय बेस केस कि आपको रिकर्जन का कॉल कभी रोकना। यहाँ पे जैसे कि आपका 2,3,6,7 बन गया, अभी अगर आपका सम बहुत बड़ा ही होता तो इसके बाद आप बोलते कि आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो आपको रुकना है, आप वापस आ जाओगे। अभी वो मैं कैसे करूंगा, अभी मैं एक कोड के थ्रू समझाता हूँ पूरा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ब्लॉक ऑफ कोड। पहले 2,3,6,7 ये सिमिलर सम जैसा है, यहाँ पे बस आपको एक सम का भी ट्रैक रखना। बट ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम ये यूज करेंगे। आप एक एरे लिस्ट रखोगे, एक एरे लिस्ट रखोगे सब। फर्स्ट ऑफ ऑल कर लिया, ये रिजल्ट के लिए एक एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट रखोगे, मतलब एक लिस्ट ऑफ लिस्ट रखोगे। ओके, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट रेडी है जिसमें मैं मेरा जो भी रिजल्ट है उसको ऐड करूंगा। एक लिस्ट भी रखूंगा। एक लिस्ट क्या डिफाइन करता है, मैं जैसे हर एक रिकर्जन कॉल पे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ। ये जो लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैं एक लिस्ट को डिक्लेयर करूंगा। और फाइनल एक लिस्ट ऑफ लिस्ट, बेसिकली ये बेसिकली हर एक सोल्यूशन मेरे को ऐड ऑन करने के लिए एक लिस्ट ऑफ लिस्ट मेंटेन करूंगा। आई होप आपको ये दोनों चीज मैं क्यों मेंटेन कर रहा हूँ समझा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे रिकर्जन समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स से मेरा रिकर्जन कैसे दिखेगा। मेरा रिकर्जन फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ भी नाम देता हूँ। ये क्या क्या ले रहा है, ये अपने पैरामीटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर्स वाला एरे लेगा। ओके, वो नंबर्स वाला एरे ले लिया। टारगेट लेगा कि कितना टारगेट है मेरा, जैसे कि यहाँ पे क्या था टारगेट, यहाँ पे 7 था टारगेट, यहाँ पे 7 था टारगेट। तो मैं जब रिकर्जन कॉल करूंगा उसको क्या क्या चाहिए, कंपेयर करने के लिए एरे चाहिए, टारगेट चाहिए, उसके बाद एड ऑन करने के लिए एरे लिस्ट चाहिए, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अभी के लिए मैं स्यूडो कोड काइंड ऑफ लिख रहा हूँ। ये एरे लिस्ट क्या है, ये एरे लिस्ट बेसिकली ये छोटे छोटे लिस्ट है, ये जो भी कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रही है एक लिस्ट में मैं स्टोर कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन फॉर्म करके। तो ये सब स्टोर करने के लिए मेरे को एक एरे लिस्ट चाहिए। तो ये भी पास ऑन करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं पहले कॉल में ये 2 ऐड ऑन करूंगा ये एरे लिस्ट में, फिर अगले कॉल में मैं क्या करूंगा 3 ऐड ऑन करके नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर उसके बाद 6 ऐड ऑन करके नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूंगा। आई होप आपका वो वाला पार्ट क्लियर होगा बेसिकली मैं क्या कैसे कर रहा हूँ। कंबाइन फंक्शन, ओके, एक एरे लिस्ट पास किया जिधर जिधर मैं हर एक रिकर्जन कॉल में कितना सम हो रहा है वो मेंटेन करने के लिए, मतलब कितने नंबर्स आ रहे हैं वो मेंटेन करने के लिए। उसके बाद मैं एक लिस्ट ऑफ एक लिस्ट ऑफ रेस्ट मेंटेन करूंगा। रेस्ट मतलब क्या, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ये रिजल्ट मेंटेन करेगा बेसिकली। इसमें जो भी पॉसिबल रिजल्ट है ये सब मैं पुश करूंगा, पुश मतलब ऐड कर दूंगा। फिर और क्या चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को करंट इंडेक्स चाहिए। क्यों चाहिए करंट इंडेक्स, अभी मेरा लॉजिक समझो। यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, देखो मैं पहले भी जब मैं समझा रहा था तभी भी मैंने ये बताया था कि आप क्या कर रहे हो, 2,3,6,7 आप हर इंडेक्स पे खड़े रह रहे हो, आप हर इंडेक्स पे खड़े रह के एक डिसीजन बना रहे हो। तो ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैं कौन से इंडेक्स पे खड़ा हूं, क्यों, क्योंकि रिकर्जन कॉल को पता होना चाहिए ना कि मेरे को कौन से इंडेक्स पे खड़े होकर डिसीजन लेना है, कि क्या मेरे को 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है वो डिसीजन लेना है, कि 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है वो डिसीजन लेना है। तो आप आई वेरिएबल पास करोगे ये बताने के लिए कि आप कौन से इंडेक्स पे खड़े हो और आपको क्या डिसीजन लेना है, इसीलिए मैं आई यूज कर रहा हूँ। एंड देन द बेस केस, अभी आप बेस केस, मैं मेरे कोड में बेस केस क्या लिखा था ये मैं समझाता हूँ। टारगेट इक्वल टू 0। अभी आप बोलोगे ये क्यों रखा मैंने, अगर टारगेट 0 हुआ तो मैं ये भी बता देता हूँ। आपको रेस्ट में ऐड करना है, मतलब आपको आपके रेस्ट में ऐड करना है एरे लिस्ट को। अभी आप क्या रेस्ट में डायरेक्ट एरे लिस्ट को ऐड कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि अगर आपने रेस्ट में डायरेक्ट एरे लिस्ट को ऐड करने की कोशिश किया, मैं इसका थोड़ा ये बताता हूँ इश्यूज क्या होता है। देखो एरे लिस्ट एरे जो भी होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब अगर आपने ये एरे लिस्ट को चेंज किया आगे जाके कहीं, तो ये रेस्ट के अंदर भी जो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझाता हूँ। पहले
मैं जब पहला कॉम्बिनेशन बना रहा था मेरा एरे लिस्ट में 2 था, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में 2,3 था, उसके बाद मैं जब बैक ट्रैक करके ऊपर आ रहा था मैं ये 3 को रिमूव कर रहा था, और अगर लेट से मैं ये रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में ये 2,3 को ऐड किया होता और बाद में मैं जब बैक ट्रैकिंग करते जब ये 3 को रिमूव करता ना, तो ये रिजल्ट वाले एरे लिस्ट से भी ये 3 रिमूव होता, क्योंकि ये वैसे स्टोर करता है, बाय रेफरेंस स्टोर करता है। इसीलिए इसीलिए मैं जब भी एक नया एरे लिस्ट में ऐड करूंगा, मैं बेसिकली एक नया एरे लिस्ट बनाऊंगा, उसमें स्टोर करके ऐड करूंगा, ताकि आपका सॉल्यूशन गलत ना आए। Right? एक एरे लिस्ट बना, इधर में इंटीजर, ये बेस केस में अभी लिख रहा हूँ, बेस केस बेसिकली बेस केस टारगेट इज इक्वल टू 0 0 क्यू। अभी आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब भी एक एलिमेंट को एरे लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ मैं टारगेट को उतने नंबर से माइनस कर रहा हूँ। मतलब क्या, पहले 2 जनरेट हुआ, ओके, पहले 2 जनरेट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, अगले फंक्शन कॉल को जब मैं कॉल करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एरे लिस्ट में टू ऐड कर दूंगा, मतलब ये जो एयर करके एरे लिस्ट है उसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा, और टारगेट को 2 से माइनस कर दूंगा, और टारगेट को 2 से माइनस करूंगा, मतलब 7 को 2 से माइनस करके 5 करूंगा, और बोलूंगा अभी तेरे को 5 बनाना है, मतलब 5 अगले एलिमेंट से मैं उम्मीद करूंगा कि तेरे को 5 का और टारगेट कंप्लीट करना है। ये 7 में से 2 का 2 जो 2 वाला काम है वो मेरा ये वाला एलिमेंट ने कर लिया, मतलब 7 में से 2 ये वाला एलिमेंट ने कवर कर लिया, बाकी का भी अगले एलिमेंट्स को कवर करना है। तो मैं टारगेट जब भी पास करूंगा मैं करंट एलिमेंट को माइनस करके पास करूंगा, तो जब भी मेरा टारगेट इक्वल हो जाएगा, तभी मेरे को समझेगा मेरा एरे लिस्ट जो भी एलिमेंट है वो सब लोग का सम इक्वल टू 7 है। क्यों क्यों अब मैं ये समझाता हूँ। लेट से ये कॉल को मैं ये नहीं 2,2,3 किधर आता है, 2,2,3, अच्छा 2,2, ये मेरे को अभी पूरा बैठ के ढूंढना पड़ेगा, फंक्शन कॉल्स में पूरा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ 2 को नहीं इंक्लूड करने का। ओके ओके, और बाय द वे ये फंक्शन कॉल में मैंने एक और चीज मिस किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैंने क्या ऑप्शन दिया कि 2 के बाद मैं डायरेक्ट 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन में ये दिया है कि यही मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली, 2,2,3 बन नहीं रहा था, मैं एक चीज मिस किया, सॉरी फॉर दैट। आपने 2 को ऐड कर लिया एरे लिस्ट में, 2 को नहीं किया एरे लिस्ट में ऐड, ओके, इसके बाद वापस आपके पास चॉइस है कि मैं 2 को ऐड कर सकता हूँ और 2 को नहीं भी ऐड कर सकता हूँ, मतलब आपके पास इसके बाद भी एक चॉइस बनता है कि हाँ मेरे को इसमें और 2 ऐड करना है और इसमें और 2 ऐड नहीं करना है। आई होप आपको वो वाला लॉजिक क्लियर होगा। अब ये लेफ्ट के वैसे यहाँ पे रिपीटेशन क्रिएट होगा कि ये वाला 2 को ऐड करना है एंड यहाँ पे 2 को ऐड नहीं करना, इसीलिए मैं बोला ये जो लेफ्ट वाला ब्रांच है ना, ये लेफ्ट वाला ब्रांच इज द मेजर कॉज ऑफ रिपीटेशन। तो जब भी मेरे को ऐड नहीं करना होगा ना, मैं वापस ये रिकर्जन में कंबाइन फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा। क्यों क्यों ये भी मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ, सॉरी मेरा काम थोड़ा बंद था इसलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट इक्वल टू 0 वाला आपको ये लॉजिक समझ गया होगा। ये मैं लेफ्ट वाला जो ट्री है इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे रिटर्न करना, वंस योर टारगेट इज इक्वल टू 0, आप अपने मेन रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में वो एलिमेंट को ऐड कर दोगे और फिर रिटर्न करोगे। इसके बाद आता है आपका जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वो आता है। आपका इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, आप कहाँ खड़े हो, आप इंट आई इक्वल टू यहाँ पे खड़े हो, बेसिकली यहाँ पे खड़े हो, तो आपका लूप क्या होगा, आपका लूप वहां से लेके, इसको मैं सिंप्लीफाई करने से अच्छा, int j इक्वल टू आई, j लेस देन nums डॉट लेंथ j प्लस प्लस। इसका मतलब क्या, अभी ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा, ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, मैं 2 पे खड़ा हूं, अभी ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, ओके मैं 2 पे खड़ा हूं, मेरे को डिसीजन लेना है कि क्या मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं, 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन लूंगा। उसके बाद 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, मैं वो डिसीजन लूंगा। इसीलिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा कि 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, देन 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, देन 4 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, देन 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। दिस फॉर लूप रिप्रेजेंट्स बेसिकली मेरे को वो एलिमेंट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अब मैं आई से चालू कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी या तो इंक्लूड हो चुके हैं नहीं तो नहीं हो चुके, इसलिए मैं आई से चालू करूँ।
इससे भी आपका रिपीटेशन नहीं होगा। इससे आपका रिपीटेशन क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेट से मेरा एक ब्रांच आ गया 2,3, इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखूंगा या तो मैं 3 को ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो 3 को नहीं ऐड कर सकता हूँ। और 3 को नहीं ऐड करूंगा तो अगले एलिमेंट कौन है, 6 को ऐड करूंगा। मतलब या तो मैं 3 को ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अगला एलिमेंट कौन है, 6 को ऐड करूंगा। ऐसा लॉजिक बनेगा। मतलब मैं लेफ्ट वाला ब्रांच को मैं कैसे इग्नोर कर रहा हूँ, ये एक हिंट दिया मैंने। मतलब बेसिकली मैं 3 को ऐड ना करके 6 कैसे ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं लेफ्ट वाले ब्रांच को कैसे इग्नोर कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ अभी, 1 मिनट। बेसिकली क्या होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिपीटेशन एक और तरीका कैसे एक्सक्लूड करते हो। आपने अगर ये वाला एलिमेंट ऐड कर चुका है, इसके बाद आपका अगला डिसीजन मेकिंग क्या होगा कि या तो ये एलिमेंट को वापस ऐड करना है, नहीं तो इसके आगे वाले एलिमेंट को ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपका वापस वो रिपीटेशन फॉर्म नहीं होगा। आपने अगर 2,2,3 जनरेट किया, आप वापस 2,3,2 जनरेट नहीं करोगे। क्योंकि आपने ऑलरेडी ये दो टू को ऐड कर चुका है और आपका यहाँ पे 2,3,6,7 है। आपने ये दो टू को ऐड किया, उसके बाद आप ये 3 को ऐड कर रहे हो। तो दैट मेक्स नो सेंस। मैं ये 2 को ऐड करके एक डिसीजन बना के, फिर ये 3 को ऐड करके एक डिसीजन बना के वापस 2 पे नहीं जाऊंगा। ऐसा ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा करूंगा तो रिपीटेशन फॉर्म होंगे और ये लूप बहुत ज्यादा चलते रहेगा। ये लूप इन्फिनिटली चलते रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ अवॉइडिंग रिपीटेशन, कि मैं यहाँ से आगे वाले एलिमेंट्स तक मैं जो भी आगे वाले एलिमेंट्स जो भी है उनको ही मैं ऐड ऑन करूंगा, या तो खुद को ऐड ऑन करूंगा। अभी आपके दिमाग में आया होगा ये वाला जो मैंने पार्ट बोला था, 3 को इंक्लूड ना करके मैं 6 को कैसे इंक्लूड कर रहा हूँ, ये मैं अपने फॉर लूप में बताता हूँ। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपके लेफ्ट वाले ब्रांच में आपने बहुत सारा ये रिपीटेड वैल्यूज देखा होगा। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे देखो, ये 2 के ऐसे रिपीटेड फॉर्म हो रहा है, ये 2 रिपीटेड फॉर्म हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया ना, अगर मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया तो मेरे को 3 को इंक्लूड करना है। उसका मतलब क्या, ये फॉर लूप में लिखता हूँ। इंक्लूड करना है मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप में मैं एक एक्स्ट्रा केस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बेस केस को क्लियर नहीं किया है। अगर मेरा टारगेट अगर मेरा टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई अगर मेरा टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर मेरा टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन देन क्या करना है, अगर मेरा टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर वो ही है तो ही आपको आगे अपना जो रिकर्सिव कॉल है उसको कॉल करना। उसका मतलब क्या, अभी लेट से मेरा टारगेट 6 है, मेरा करंट जो एलिमेंट है वो 2 है, 2 - 6 क्या है, 4 है। तो मेरा टारगेट अभी भी, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, 6 - 2 इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैं अगले एलिमेंट में जा सकता हूँ। इसका मतलब क्या, ये क्या, ये कभी मेरा यूज पे कभी आएगा, जब भी मेरा करंट नंबर 7 होगा, मेरा टारगेट 3 है, टारगेट 3 है, 3 - 7 लूंगा, और मेरा करंट नंबर 7 है, 3 - 7 लेस देन जीरो हो रहा है। तो क्या इसको इंक्लूड करने का कोई सेंस बनता है? क्या इसको एरे लिस्ट में इंक्लूड करने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता, राइट। तो मैं तभी ही इंक्लूड करूंगा जब मैं अपने टारगेट को करंट एलिमेंट से माइनस करूंगा और मेरा जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए, तभी ही वो एलिमेंट को मैं एरे लिस्ट में ऐड करूंगा, तभी ही वो एलिमेंट को मैं अपने एरे लिस्ट में। ये नीले वाले सम के इक्वल है, बट इसमें बस 2-3 एक्स्ट्रा लाइंस आते हैं, बस दैट्स इट। और बाकी तो आपने पूरा जो है वो सेम ही देखा होगा, नम्स ऑफ आई, सॉरी, मैंने करंट 2 को ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वापस ये फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करूंगा, नम्स पास करूंगा, टारगेट को करंट नम से माइनस करके पास करूंगा, क्योंकि अभी तेरा टारगेट कम हो गया, अभी तेरे को पूरा 7 कवर नहीं करना, अभी तेरे को सिर्फ बाकी का 5 कवर करना है। फिर एनालिस्ट को वैसे के वैसे पास करूंगा, रिजल्ट को वैसे के वैसे पास करूंगा, आई को आई को वैसे के वैसे पास करूंगा, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं 2 के बाद वापस 2 ऐड करना चाहूँ। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं 2 के बाद वापस 2 ऐड करना चाहूँ, इसलिए मैं 2 को वैसे के वैसे पास करूंगा। उसके बाद ये फंक्शन जब मेरे को रिटर्न करेगा, ये फंक्शन जब मेरे को रिटर्न करके आएगा, ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली मैं छोटे इस पे ड्राइरन, छोटे से भी ड्राइरन करना थोड़ा बड़ा होगा, 2,2,3 लेते हैं। तो या तो 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ। या तो 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, और अगर मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया, तो मेरे को क्या करना पता है, क्या मेरे को अगले 2 को इंक्लूड करना, सॉरी, अगले 2 को क्या लिखती हूँ,
इसका लॉजिक मतलब क्या, ये वाला टू नेक्स्ट वाला टू है, ये वाला टू नहीं है, मतलब ये जो वाला टू है ना, ये वाला टू है। तो अगर मैंने ये टू को इंक्लूड किया तो ऐसे एक अरे लिस्ट बनेगा, अगर नहीं किया तो ये टू भरेगा। मतलब आपका यहाँ पे मेरा मेरा लॉजिक क्या था कि अगर इंक्लूड किया तो ये बनेगा, नहीं किया तो ये बनेगा। बट इसके वजह से क्या हो रहा था, लेफ्ट ट्री के वजह से वो पूरा रिपीटेशन फॉर्म हो रहा था, मेरे को वो रिपीटेशन नहीं चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, अगले मतलब नेक्स्ट टाइम मैं जब अपने कंबाइन फंक्शन को कॉल करूंगा तभी ये टू प्रेजेंट होगा वो अरे लिस्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि या तो ये टू के साथ एक ये बनेगा, मतलब ये टू के साथ ये बनेगा, नहीं तो नहीं तो क्या खाली टू का बनेगा, नहीं तो ये सब बनेगा, मतलब ये नया वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू क्या तो और रिपीटेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट उसके लिए अभी मेरे को टारगेट सेट करके छोटा करना होगा। मतलब ये हाइट ऑफ द ट्री डिपेंड्स ऑन द टारगेट। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया, बट इतना समझो बेसिकली और भी टूज यहाँ पे ऐड होके ये ट्री बहुत बड़ा बन सकता है। जितना टारगेट है उतना बड़ा ट्री बनते आएगा। तो ये वाला मैं पूरा केस कवर नहीं करता हूँ, बट बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर अगर मैंने टू को ऐड नहीं किया, अगर मैंने टू को ऐड नहीं किया, अभी मैंने एरे लिस्ट में नम्स ऑफ ऐड कर चुका हूँ, मैं इसको रिमूव करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को नया ट्री बनाना है जिधर मैंने टू को ऐड ना किया हो। मेरे को नया ट्री बनाना है जिधर मैंने, सॉरी वन, इसका मतलब क्या है, ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, लास्ट मैंने इसको ऐड किया था तो इसको रिमूव कर देगा। ये अगले ट्री को हैंडल करेगा। अगला ट्री मतलब मैंने अगर ये टू को ऐड ना किया होता तो, ये टू को ऐड ना किया होता तो तू अगले लूप के, अभी ये टू को मैंने ऐड नहीं किया, वो वाला कंडीशन कैसे चलेगा? ओके, मैंने टू को ऐड किया वाला कंडीशन चला दिया, ये रिकर्जन कॉल किया, और फिर ये पूरा ट्री का काम कर रहा था, ये रिकर्जन वगैरह। फिर उसके बाद ये रिटर्न किया और देखा कि व्हाट इफ मैंने ये टू को ऐड ना किया होता, तो व्हाट इफ मैंने ये टू को ऐड ना किया होता तो मतलब आपने पहले तो ये अरे लिस्ट से उसको रिमूव कर दिया क्योंकि आपने ये टू को ऐड किया था। अभी आपको ये केस लेना है कि अगर मैंने ये टू को नहीं ऐड किया तो क्या होता था। तो फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये नेक्स्ट इटरेशन पे गया, नेक्स्ट इटरेशन पे गया, ये टू को देखा और इसको ऐड कर दिया, ये टू को देखा, इसको नम्स ऑफ 5 पे ऐड कर दिया। फिर उसके बाद कंबाइन ऑफ 5 कॉल हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ऐसा वाला कॉल रेप्लिकेट हुआ, और इसकी वजह से आपका रिपीटेशन वगैरह सब जो है वो नहीं होगा। ये लेफ्ट ट्री जो आपका रिपीटेशन नहीं कर, आपका रिपीटेशन कर रहा था, वो आपका पूरे तरह से इग्नोर हो जाएगा। मतलब आप ये वाले केस को पूरी तरह से इग्नोर करोगे, इसके लिए आप एक फंक्शन कॉल नहीं करोगे, आप सिर्फ इसके लिए फंक्शन कॉल करोगे। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू बेसिकली। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझा होगा। अगर मैंने ये टू इंक्लूड नहीं किया तो मेरे को डायरेक्टली नेक्स्ट टू इंक्लूड करना है। ये कैसे? ये मैं पहले इसको रिमूव करूंगा और ये नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, फिर उसको ऐड कर देगा अगर उसका टारगेट माइनस टर्म्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपको ये वाला कंडीशन समझा होगा। एंड देन इट्स सिंपल एज प्रीवियस हम में कैसे रिकर्जन के थ्रू नीला कैसे परम्यूटेशन फॉर्म कर रहा था, सिंपल सिमिलर टू दैट ये कोड ऐसे ही चलते रहेगा। फिर उसके बाद ओके, ये ब्रैकेट इज डन, एक और ब्रैकेट ये फॉर लूप का। ओके मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, सॉरी। अभी ओके, मेरा हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया, और वो कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइम मैंने कंप्लीट नहीं किया था, नया एरे लिस्ट बनाऊंगा। ये मैंने क्यों समझाया रहेगा आपको, क्योंकि ये बाय रेफरेंस स्टोर होता। आप ऐसा ब्रैकेट में एल पास करोगे तो एल के वैल्यू के साथ नया एरे लिस्ट बनेगा एसएल नाम का, और ये एसएल ऐड हो जाएगा रेस्ट में। सो सिंपल एज दैट, ये लूप चलेगा, हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा, जब भी टारगेट इक्वल टू 0 आएगा वो क्या करेगा, वो मेरा रिजल्ट एरे लिस्ट में वो करंट एरे लिस्ट को ऐड कर देगा और सिंपली रिटर्न कर देगा। तेरा वो वाला पूरा रास्ता बंद हो चुका है। आई होप आपको एटलीस्ट कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ये समझा होगा। और फिर मेन फंक्शन तो सिंपल होगा, मेन फंक्शन में आप ये फंक्शन को दो एरे लिस्ट डिक्लेयर करके डायरेक्ट कॉल करो और फिर रिजल्ट वाला एरे लिस्ट फाइनलाइज कर दो। बस ये वाला पार्ट ऑफ कोड समझना जरूरी था। अभी यूजुअली रिकर्जन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लोग O ऑफ 2n बोलते हैं। क्यों O ऑफ 2n? क्योंकि आप हर एक स्टेप पे क्या क्या है आपका पॉसिबल डिसीजन क्या क्या है, हर एक स्टेप पे आपका पॉसिबल डिसीजन ये है कि या तो मैं वो डिसीजन लू या तो वो डिसीजन ना लू। बट अगर यहाँ पे मैं अगर O ऑफ 2n से
ये रिकर्जन कॉल को मैं अगर ग्रोथ, ये जो ओ क्या होता है, ग्रोथ फंक्शन बताता है कोड का, अगर मैं ऑफ 2 से ये ग्रोथ फंक्शन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ये फॉल्स रहेगा। ये क्यों फॉल्स रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा टारगेट 1000 हो तो ट्री का लेंथ बड़ा होगा यार, और अगर मेरा टारगेट अगर 10 हो तो मेरा ट्री का लेंथ छोटा बनेगा। सो टारगेट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिग्निफाइंग कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना या कौन से ग्रोथ रेट पे चल रहा है। तो इसका इसका ग्रोथ रेट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है? इसका ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर इंटरव्यू में पूछा गया, बोलेगा इसको हम लोग ओ ऑफ टी एन रेस टू टी बाय एन से रिप्रेजेंट करते हैं। टी क्या होता है? टी मेरा टारगेट होता है। एम क्या होता है? एम मेरा सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो एरे का। अभी लेट्स से 2, मतलब क्या, अगर मेरा सबसे छोटा एलिमेंट 2 है तो मैक्सिमम साइज ऑफ द ट्री क्या होगा? 10/2, मतलब 5। हर बार 10 से 2 माइनस करेगा, ऐसा 5 बार ऐसा होगा। मतलब इससे मेरे को हाइट ऑफ द ट्री मिलता है। इससे मैं अपने रिकर्जन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता हूँ कि हाँ, इसके हिसाब से ये कोड, ये मतलब ये ओ ऑफ एन रेस टू टी टी बाय एम के हिसाब से ये कोड चल रहा है। ओ ऑफ 2 रेस टू एन बोलोगे तो ये हमेशा नहीं चलेगा। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा हो, ये ओ ऑफ 2 रेस टू एन मतलब वो बोलना चाहते हैं कि टारगेट से कोई लेना देना है ही नहीं। बट क्या टारगेट से कोई लेना देना है? नहीं, नहीं है। टारगेट से भी लेना देना है और सबसे मिनिमम एलिमेंट से भी लेना देना है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ टू, ये ओ ऑफ एन एन रेस टू टी बाय एन। इसको मैं ऐसे सिग्निफाई करता हूँ। 2 रेस टू एन बोलना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हाँ, लॉजिकली थोड़ा बहुत सही है, बट आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसके बाद मैं क्या पॉइंट कवर करना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक चीज क्या किया कि यहाँ पे मैं ट्री प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ। ट्री प्रूनिंग मतलब क्या? अगर आपका जो एरे लिस्ट है अनसॉर्टेड है, 8342 वगैरह, इफ देयर वाज अ वे टू ट्री प्रून मतलब क्या? लेट्स से मैंने 2 प्लस मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया 2,3 का, मैं इसको सॉर्ट कर दिया। पहले तो मेरे को अनसॉर्टेड एरे लिस्ट दिया था, इसको सॉर्ट कर दिया 2 3 4 8। मैंने 2,3 का कॉम्बिनेशन लिया। अगर यही कॉम्बिनेशन अगर इसके बाहर जा रहा है, मतलब क्या? अगर 2,3 कॉम्बिनेशन मेरा टारगेट, मेरा जो टारगेट ये जो है ना, मतलब मेरा टारगेट 4 है, या तो मैं 2,4 का कॉम्बिनेशन लेता हूँ, टारगेट 5 है। ओके, तो ये वाला कॉम्बिनेशन वैलिड हो गया। उसके लिए जब देखिएगा 2,4 6 बनता है, ये क्या है? टारगेट से बड़ा है। 6 इज, सॉरी सिंपल गलत हो गया, 6 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या 2,4 के बाद मेरे को 2,8 वाला एरे लिस्ट चेक करने का सेंस बनता है? नहीं, राइट। 2,4 के बाद मेरे को 2, फिर क्योंकि क्यों, अगर 4 के साथ ही बड़ा बन रहा था तो फिर 8 के साथ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा केस आएगा, बस अगर अगर मेरा टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब मेरा नम्स ऑफ आई से जो टारगेट मैंने जब माइनस किया तो वो आंसर नेगेटिव में आ गया, उसका मतलब तेरा करंट सम जो है ना, वो तेरा करंट वैल्यू जो है, लाइक मैं कैसे समझाऊं, इधर ही समझाता हूँ। 5 था आपका टारगेट, आपने एरे लिस्ट में 2 इंक्लूड किया तो 2 माइनस होके 3 पास हो गया टारगेट। उसके बाद आपने एरे लिस्ट में 4 इंक्लूड किया तो 3 में से 4 गया, -1 हो गया। तो फिर क्या करूंगा? अगर अगर 4 ने वायलेट किया तो क्या ये लूप आगे जाने का कोई सेंस बनता है? तो क्या ये लूप आगे इटरेट करने का कोई सेंस बनता है? सॉरी, ये कोड किधर गया मेरा? गायब कर दिया क्या मैंने? ये गायब हो जाता है बहुत बार, ऐसे ग्लिच होता है, ये मेरे को भी नहीं समझता ये क्यों होता है, कैसे होता है। हाँ, थैंक यू। तो द थिंग इज एल्स, आप क्या करोगे? ब्रेक करोगे। मतलब क्या? अगर 4 पे ही आपका सम जो है वो ग्रेटर देन द टारगेट गया, तो क्या आपको 8 पे चेक करने की जरूरत है? क्या आपको 9 पे चेक करने की जरूरत है? नहीं ना। तो जैसे आपका 4 पे अगर सम बाहर गया ना, तो आपको ब्रेक कर देना। अगर 2,4 पे आपका सम बाहर गया तो आप 2,8 वाला कॉम्बिनेशन नहीं चेक करोगे। सो दैट्स हाउ ट्री प्रूनिंग वर्क्स। ट्री प्रूनिंग मतलब आपको अगर लगा कि इसके आगे जो भी सम है वो इसको वायलेट करेगा, मतलब जो भी कंडीशन है इसको वायलेट करेगा, और आपको उसका कोई कॉम्बिनेशन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, तो आप प्रून कर देते हो। आप वो वाला ट्री चेक ही नहीं करते हो।
सो द बेटर सोल्यूशन इज बेसिकली आप एरे लिस्ट को पहले सॉर्ट करो, उसके बाद यहाँ पे एल्स ब्रेक करके ऐड कर दो, इससे आपका सोल्यूशन बेटर हो जाता है. दिस इज द सोल्यूशन दे एक्सपेक्ट इन इंटरव्यूज. सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझा होगा. अब मैं लीड कोड पे कोड शेयर करता हूँ. यहाँ पे लीड कोड पे आपको स्टैक वाला सोल्यूशन थोड़ा फास्टर दिखता होगा. स्टैक बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉर्ट वाला सोल्यूशन थोड़ा फास्टर दिखता होगा, बट एक्चुअली वो होना जरूरी नहीं है. सॉरी सॉरी, मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, ये गलत स्क्रीन है. प्रेजेंट समथिंग एल्स, कॉम्बिनेशन सम. ओके, तो यहाँ पे वेट, सबमिशन. यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर मल्टीपल सोल्यूशन. ये 1ms वाला सोल्यूशन इज बेसिकली मैंने बिना सॉर्ट करके किया था. बिना सॉर्ट करके किया था तो आप बोलोगे फास्ट क्यों है. यहाँ पे आपका टेस्ट केस छोटा है, और टेस्ट केस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो आपका टेस्ट केसेस बहुत बड़े हो गए, और आपका जो छोटा n log n वाला ऑपरेशन होगा सॉर्ट वाला, वो इतना मैटर नहीं करेगा. तो यूजुअली आपसे वो सॉर्ट किया हुआ वाला कोड एक्सपेक्ट किया जाता है, बट दिस कोड ऑल्सो वर्क्स फाइन, देयर इज नो इशू. ये रॉन्ग आंसर भी क्यों दिया था मैं, वैसे भी वो बहुत छोटा गलती थी. सो हियर आप दो एरे लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो, रिकर्जन वाला फंक्शन को कॉल कर रहे हो. ओके, मैंने रिकर्जन वाला फंक्शन को कॉल किया. ये मेरा बेस केस है कि अगर मेरा टारगेट 0 हो तो तेरे को तेरे रिजल्ट एरे लिस्ट में ऐड करना है. अभी आप ये देखिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे. मैं ये आई यूज करके ट्रैवर्स करना चाहता हूँ. मैं ये आई यूज करके ट्रैवर्स करना चाहता हूँ. तो अगर इनिशियलाइजेशन ब्लॉक खाली छोड़ दिया ना, तो दिस अज्यूम्स कि मेरे को आई इज इक्वल टू आई से ही चालू करना है. मतलब दिस बेसिकली ऐसे समझो कि मैं आई इज इक्वल टू आई से चालू कर रहा हूँ, आई यूज कर रहा हूँ इटरेट करने के लिए, और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक खाली छोड़ दिया मतलब मैं वही आई के वैल्यू से मैं चालू कर रहा हूँ. नहीं तो आप इंट जे करके ये पूरा करके आप ऐसे भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू, बट ऐसे मैंने किया. आई डोंट नो व्हाई, एक्चुअली इजी लगा. फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद आपका ये फॉर लूप का अंदर आप क्या करोगे, अगर आपका टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर आपका टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन यू कैन ऐड इट टू द अरे लिस्ट. उसके बाद आप वापस ये रिकर्सिव कॉल को कॉल करोगे और बोलोगे आगे के और जो भी ट्रीज है उसको चेक करो. और अगर ये पूरा ट्री चेक करके आने के बाद आपको क्या करना है, वो लास्ट वाला एलिमेंट जिसको आपने ऐड किया था उसको रिमूव करना है, और आपको अभी नेक्स्ट परम्यूटेशन किसका देखना है कि अगर रिमूव किया होगा तो क्या होगा. तो दिस इज द बेसिक डिसीजन ट्री. आप ऐड करोगे, फिर देखोगे कि क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स बनता है, और आप डिलीट करोगे, फिर देखोगे कि क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स बनता है. दिस इज बेसिकली रिकर्जन पूरा. बैक ट्रैकिंग का पूरा लॉजिक, सबसीक्वेंस, सबसेट, सब कुछ इस पे चलता है. ये सेम टेम्पलेट आप उठा के छाप सकते हो, बस वहां पे जो पूछा गया आपको बस वही सब फॉलो करना होता है. फिर सेम सेम दैट्स इट. ये रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, और यहाँ पे आपको बेटर सॉल्यूशन देखना रहेगा उस पे बस. दिस इज 2ms, बट एक्चुअली बड़े आपका देखो मोस्ट सॉल्यूशंस भी इसके अराउंड ही रन करता है. क्यों, आपसे ये मोस्टली एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपके एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियोस में आपका डेटा सेट बहुत बड़ा होगा, ऐसा छोटा 30-40 नहीं होगा. टारगेट इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब सिमिलर है, बस यहाँ पे एक एल्स ब्रेक. मतलब अगर 2,4 पे नहीं हुआ तो 2,8 तक जाए मत, 2,4 पे खत्म कर दे. सो आई होप आपको आज का कोड थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, परम्यूटेशन, बैकट्रैकिंग वगैरह. इससे आप सबसेट्स वाला कोड, सबसीक्वेंस वाला कोड, या इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन सबके 2 और 3 है वो आप ट्राई कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू. Okay, people, then those who have doubts or want to ask the heads any questions can stay back. Rest all can leave. We are officially done for day 38. So yeah. No doubts can leave and questions can stay back.